बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वफाकी काबीना और वफाकी हुकूमत बहुत जल्द बजट पेश कर रहे हैं। बजट के लिए तजावीज़ें भी इकट्ठा हो गई हैं और इस बजट को अवाम दोस्त कहा जा रहा है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को कहा है कि इस बजट में गरीब आदमी का ख्याल रखा जाए। तो गरीब आदमी का कितना ख्याल रखा जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे छोटी सनतों से लेकर बड़ी सनतों से लेकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि जी हमें एमनेस्टी चाहिए। कुछ सनतें कह रही है कि हमें टैक्स छूट चाहिए। तो इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये क्या है फायरवॉल जिसे कहा जा रहा है, और ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे करता है। तमाम इंटरनेट कंपनीज़ जो इंटरनेट की सहूलत फराहम करती हैं उनको भी एतमाद में लिया गया है। किस तरह सोशल मीडिया को हुकूमत वक्त कंट्रोल करेगी, ये क्या एप्लीकेशन है, ये कैसे एप्लीकेबल होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मौज़ूअ बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपके द्वारा अपने मुल्क की सियासत सहाफ़त के देखें सैयद सज्जाद अली शाह, निजी टीवी के ब्यूरो चीफ में। बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने टाइम दिया। पहले सर शाह साहब बजट पे बात कर लेते हैं ना, ये बजट कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती इक़दाम जो नज़र आ रहे हैं अब तक के, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि 100 दिन हमने साबिक़ा हुकूमत के भी देखे थे जो उन्होंने मांगे थे, और ये हुकूमत का भी हम दौरानिया देख रहे हैं, मुस्तकिल चेक एंड बैलेंस में रखा हुआ है। बीइंग अ जर्नलिस्ट इसको देखा जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है इसका अवामी बजट होना कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें सियासतदानों का अपना मफाद भी है, रियासत का मफाद भी है और मुल्क का मफाद भी है। ये बजट इनको बहुत अच्छे तरीके से गरीब आदमी के फेवर में देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से ही जो है वो आवाम देखें, जो अब तक के इक़दाम हुए महंगाई को कंट्रोल करने में या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या दीगर तरीक़ाकार से जो भी सहूलतें आवाम तक आ रही हैं, उन सहूलतों में आवाम की आह व बका में काफ़ी कमी आ गई है। वरना ये चीखो पुकार शोरो गोगा मचा हुआ था, लोगों का खाना जीना मरना दोबर हुआ था। रोटी की कीमत गरीब के लिए ऐसी हो गई थी कि दस्तरस से बाहर थी। वो सोचता था कि हमने यार 2 रोटी खानी थी, 1 खा लें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रोटी की कीमतें भी कंट्रोल में आ रही हैं और मज़ीद भी इसके ऊपर कोशिशें की जा रही हैं। आटे की कीमत को कंट्रोल किया जा रहा है, कुकिंग ऑयल को कंट्रोल किया जा रहा है, जो बेसिक चीज़ें। एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये होता है कि मईशत को ठीक करना है, मईशत को ठीक करने, लेकिन उस मईशत को ठीक करने के लिए मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। हो पाएगी हुकूमत वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर पाएगी, अपोजिशन की जमातों को इंटरटेन करने में कामयाब होगी, या कि ईद के बाद पकड़ धकड़ या तहरीक? यहाँ मैं अपनी सोच के हिसाब से अगर बात करूँ, जो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, और ज़ाहिर मशावरत शामिल हल रहती है, दीगर टीम मेंबरान जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और कुछ जो है वो सोर्सेज होती हैं हमारी जो बड़े तरीके से हमारे साथ चलती हैं। तो उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो साबिक़ा अदवार के तजर्बात से, नुकसानात से, मुल्क के नुकसानात से बहुत कुछ सीख चुकी हैं, और उनको एक पेज पे आने में कोई कबाहत नहीं है, और काम हो रहा है, काफ़ी हद तक बेहतर काम चल रहा है। ये जो एक पार्टी जो साबिक़ा दौर में हुकूमत में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको किसी करवट चैन नहीं था। अब चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने जो है उनके बानी को कह दिया कि आप सियासी मुज़ाकरात यकीनी बनाएं, तो उन्होंने मेरी नॉलेज में आया है कि उन्होंने बाकायदा अहकाम जारी किए हैं कि जी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए, सियासी लेवल पे मुज़ाकरात किए जाए। अच्छी पेशकदमी है। देखें, सियासी लोग हैं तो सियासी तौर पे सारे मामलात को डील होना चाहिए, क्योंकि हम जमहूरियत में चल रहे हैं, हमारा मुल्क जमहूरियत में चल रहा है। जमहूरियत पे सवालिया निशान बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बानी और कायद ने शुरू से जो एक ज़िद लगाई हुई थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के हेड्स के साथ बैठूंगा, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के जहन में आप ये डाल रहे हैं कि जी हमारा मुल्क जो है वो जमहूरियत पे नहीं चल रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो डिमांड ही गलत थी। असल बात ये जो चीफ जस्टिस साहब ने, फायरीसा साहब ने समझाई, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फ़ौरन उसको ले लिया अपने साथ और उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें शुरू कर दी।
मगर मैं ये देख रहा हूँ कि देखें जो इंतशारी पोस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर डल रही हैं, जो टोला एक काम कर रहा है बाकायदा, मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए भी वो खतरा बना हुआ है। मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया के जो ये दहशतगर्द है ना, ये अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हमारा मेयार ख़राब कर रहे हैं। शाह साहब, इस पे मैं आऊँगा। अमेरिका में एक मैच हुआ पाकिस्तान और भारत के माबैन परसों, वहाँ पे भी एक जहाज़ उड़ा और उस जहाज़ पे लिखा हुआ था रिलीज़ इमरान खान। इस पे आते हैं, मेरा लास्ट यही टॉपिक है, इमरान खान मानेगा? शहबाज शरीफ और पीटीआई के लोग पार्लियामेंट में ही अपोजिशन करेंगे या कि सड़कों पे? मौलाना साहब क्योंकि स्ट्रीट का उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके पास लोग भी हैं, अगर मौलाना मिल जाता है तो फिर आपको नहीं लगता कि सड़कें ब्लॉक होंगी? देखें, बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू करने का वक्त आपने मुझे दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि बैठने का तो सवाल पैदा होता ही होता है, ये पहले दिन हमें नज़र आ गया था, क्योंकि फार्म 47 को इशू बनाया गया, फार्म 45 को इशू बनाया गया, उसके बावजूद जाके आपके लोगों ने आपके नाम पे सीटें जीती और बड़ी तादाद में लोगों ने जाके हल्फ ले लिया और इसी हुकूमत के साथ असेंबली के अंदर बैठ गए और केपीके में बाकायदा जो है अपना वज़ीर आला ले आए। तो कहाँ गया 47 का? तो आप बाइकाट कर देते ना। तो बैठने का दिन तो वहां से शुरू हो गया। सही, बैठना तो पड़ेगा, बैठ चुके हैं, आगे भी बैठना पड़ेगा। अब रह जाता, बड़ा वैलिड आपने क्वेश्चन किया कि मैच हुआ और ये हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मैच कभी भी हारता नहीं। पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी ली थी कि पहली दफा टोटल टीम जो है वो आउट कर दी थी, टोटल टीम, कोई खिलाड़ी नहीं बचा था भारत का। ये जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग का मामला आया तो साजिशी अनासर ने वहां पे स्टेडियम में भी और ऊपर भी ये हरकतें शुरू की, जिसकी वजह से देखें टीम है, टीम को सिक्योरिटी थ्रेट भी लगता है, एक हेलीकॉप्टर अचानक ऊपर आ गया है तो सर कंफ्यूजन अमेरिका कैसे मुमकिन हुआ? तो देखें, परमिशन की बात यहाँ हो ही नहीं रही। अमेरिका में कोई मनादी किसी चीज की है नहीं, लेकिन हमारे लोग तो इसी चीज के आदी है ना। मेरे खिलाड़ी कंफ्यूज हो गए कि यार कोई दहशतगर्दी तो नहीं होने चली है, क्या हेलीकॉप्टर आ गया है, ये लोग जो है वो अचानक यहाँ पे ये कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। एक कॉल ले लूं। इस वक्त हमें फोन कॉल पे ज्वाइन किया है, आप एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सलमान अकबर। खुशामदीद कहेंगे शो में। सलमान, क्या आप सुन सकते हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, मैं ठीक। सलमान, पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये फायरवॉल क्या एप्लीकेशन है जिससे सोशल मीडिया को हुकूमत वक्त कंट्रोल करेगी और ये कैसे काम करेगा, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आपका मैं मौक़िफ़ लूँ। दूसरा, पाक भारत मैच को लेके पूरे मुल्क में एक गम छाया हुआ था, गुस्सा था, मोहसिन नकवी साहब को हटाने के मुतालबे। फिर वहाँ पर एक जहाज़ उड़ता है, उस जहाज़ पे लिखा होता है कि रिलीज़ इमरान खान। तीन मेरे सवाल हैं आपसे, क्या कहेंगे? ठीक, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साजिद भाई कि आपने मुझे मदद किया, एक बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपने हमसे किए हैं और अवाम जो है वो सुन रही है, इस प्रोग्राम को देख रही है। ये सबसे पहले तो ये है कि जो ये एक सिस्टम जो हुकूमत ने निकाला है, अगर ऐसा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर मामला ऐसे हो रहे थे कि हुकूमत को जो बहुत सारी जो जिस तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ बातें की जा रही थी और हुकूमत के खिलाफ बातें की जा रही थी, क्योंकि मामला ये होता है कि ठीक है क्रिटिसाइज करना चाहिए, बिल्कुल अवाम का हक है, लेकिन जिस तरह हम आगे क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो बिल्कुल एक सेंस में नजर आते हैं हम कि सियासी पार्टी के कुछ जो लोग हैं वो एक ही तरफ वो होते हैं कि मुल्क के लिए पॉजिटिव बातें नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ ये समझते हैं कि उनका जो सियासी लीडर है वही सब कुछ है, और उसकी आड़ में फिर वो इदारों को गालियां बकते हैं और फिर हुकूमत को बकते हैं। तो उस वजह से वो जो सॉफ्टवेयर जो अभी मुझे भी सुनने को मिल रहा है, और मैंने अभी इस पे वो प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि इस पे ये होगा कि वो जो कैच कर जाता है, और अक्सर ये हर जगह पे हर मुल्क में होता है। और अभी आपने देखा कि अगर आप तीन भी लिखेंगे तो मिसाल के तौर पे इजराइल ने भी अपना सॉफ्टवेयर ऐसे किया हुआ है कि वो कैच कर जाता है और फेसबुक पे आपका अकाउंट हैंग हो जाता है। इस तरह एक जमाने में कासिम सुलेमानी साहब का जब नाम लिखते थे तो वो कासिम सुलेमानी साहब जो ईरान के जो शहीद गुजरे हैं और बहुत बड़ा नाम है, उनके बड़े खाननामे, तो उस पर भी वो भी होता था मामला
उसमें कैच कर जाता था। तो ये एक नॉर्मल से सॉफ्टवेयर हैं, ये कैच कर जाते हैं। ये तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप भी सॉफ्टवेयर इस तरह के बना सकते हैं कैच करने के लिए। अब जो एआई का दौर है तो इसमें तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो आवाम को थोड़ा सा शायद मैं समझता हूँ डराने की जो बात है, ये डराने का मामला है कि ताकि वो तामुल से और तमीज के दायरे में रहकर बात करें सोशल मीडिया पर। तो वो एक तरह से थोड़ा खौफ आवाम को दिलाया है, और शायद मुझे नहीं लगता कि यह पाकिस्तान की आवाम जो है वो इन सब चीजों से डरे। पाकिस्तान बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्रिकेट फेस कर चुकी हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मद्दाह हैं, जो शायकीन हैं, वो बड़े जी, जी। मायूस हो गए हैं। किसकी गलती, किसकी राजद भाई नाअहली? देखिए, सबसे पहले मैं सबसे बड़ी जो नाअहली मैं कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सबसे मेन चीज जो मोहसिन नकवी साहब है। आप मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी साहब के ये मेरिट पे क्या हमारी हुकूमत में, जिस तरह अक्सर मैं आपके प्रोग्राम में ये हमेशा मैं सवाल भी करता हूँ कि हमारे मुल्क में मेरिट पे जो है ना वो लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता। मोहसिन नकवी साहब को एक वक्त में माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में मुझे लगता है कि पोजीशन खत्म हो चुकी है कि वो एक ही बंदे को 3-3 4-4 पोजीशन दे दी है, बड़ी बड़ी पोस्टें और बड़े बड़े लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें हैं। तो पीसीबी का चेयरमैन वो होना चाहिए जिसने कभी क्रिकेट खेली हो। लेकिन जो इस पे ये background नहीं, है मोहसिन नकवी साहब का- सलमान सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपको नहीं लगता कि बॉलर्स ने तो एक्शन दिखाया, बैट्समैन हमारे टाइम फिश? नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारी पीसीबी का चेयरमैन ही जो है ना वो अहल ही नहीं है इस चीज का। आप चेयरमैन बनाए, शायद हाफिज जी को बनाए, शुएब अख्तर को बनाए, वसीम अकरम को बनाए, जिन्होंने जिंदगी भर अपना जिंदगी का आधा टाइम जो है ना वो क्रिकेट में वक्त किया है। आपने इनको बनाया हुआ जिनका बैकग्राउंड उससे टीवी चैनल से बैकग्राउंड है, इनका मीडिया इंडस्ट्री से बैकग्राउंड है, और उसको बनाया हुआ अपने पीसीबी के चेयरमैन, तो आप उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? ठीक है ना। और बारी जो मुआवजा ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और बैठे हुए हैं, और बात क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कौम को कहा कि 1 महीने के लिए क्रिटिसाइज ना करें। भाई क्यों ना करें क्रिटिसाइज? आप कौन होते हो क्रिटिसाइज ना करें? आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है? आप ये देखें कि एक जमाने में आप ये बाबर आजम को जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ है कि पता नहीं बाबर आजम क्या चीज हो गई है। आप देखें क्रिकेट टीम की जो अपना मोइन खान का बेटा जो आजम खान है, वो किस वजह से लगा है? उसकी आप फिटनेस देख लें, आप वो कहीं से क्रिकेटर लगता है, वो उसने क्या परफॉर्मेंस दी है? आप देखिए अभी कनाडा का भी स्टिल मैच चल रहा है, इसमें 107 रन। अब आप बताएं, कनाडा छोटी सी टीम जिसको अमेरिका वो इतना बड़े बड़े हदफ दे रहे हैं इनको, ये मैं तो समझा था कि आज 30-40-50 रन पे जो है ना सारी टीम आउट हो जाएगी कनाडा की। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 107 पे, कल 120 का टारगेट आ रहा है, 107 पे आ गई कनाडा। मतलब कोई टीम नहीं है ये इस वक्त, और अमेरिका से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, सबसे हार रहे हैं। तो बेहतर ये है कि भाई क्रिकेट को भाई इनको कहे कि भाई ये सारी टीम को खत्म किया जाए। तमाम खिलाड़ियों को जो है ना वो उनसे कहें कि भाई जो सियासत अंदर चल रही है शाहीन अफरीदी की, और ये जितना भी आपको पता है कि ये सारा कुछ हमारे यहाँ पिछले कई बरसों से सियासत चलती भी आ रही है। अच्छा। वो सियासत को खत्म कर जाए। चेयरमैन को चाहिए इस्तीफा दे, चेयरमैन उसको बनाए पीसीबी का जो क्रिकेट खेल चुका हो पहले। जिस तरह हमने देखा रमीज राजा पहले थे चेयरमैन, तो वो एक समझ में आता था कि वो उन्होंने जिंदगी भर अपनी आधी जिंदगी क्रिकेट में वक्त किए, तो ठीक है, वो डिजर्व करते हैं। इसी तरह हमारे पास वसीम अकरम मौजूद है, वकार यूनिस मौजूद है, हमारे पास ठीक है। शुएब अख्तर मौजूद है, ठीक है। शाहिद हाफिजी मौजूद है, इतने बड़े बड़े नाम मौजूद है चेयरमैनशिप के लिए, उनको चेयरमैन बनाए। मोहसिन नकवी साहब को क्या, उनका खेल से क्या, इन्होंने पूछा ना इन्होंने क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? या कभी इन्होंने, मतलब मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने कभी मोहल्ले में टेनिस बॉल से भी खेली हो, इन्होंने मैच कभी खेला हो। तो ये एक बिल्कुल मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है कि मेरिट पे सेलेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हम ये भुगत रहे होते हैं, आवाम जो है ना गालियां बक रही होती है, और ये गालियां सुन रहे होती है पूरे मुल्क जो है ना। बिल्कुल इतना अफसोस है लोगों में कि लोग कहते हैं कि यार हम इतना टाइम अपना इस पे सर्व करते हैं, और ये लोग हमारी जो है ना सारी हिंदुस्तान से कितनी बड़ी शिकस्त, मतलब अफसोस की बात है। जीता हुआ मैच हार गए, यानी इतनी खुशी हो रही थी जब हमने देखा कि 120 रन तो कोई था नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आपके कीमती वक्त का, आपने अपना तजिया दिया। शाह साहब, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल को खेल रहने दें। आपको नहीं लगता कि हम तनकीद में, अभी जैसे सलमान ने कहा, टीम ही ख़त्म कर दो? देखें, बात ये है कि पब्लिक के जज्बात तो होते हैं, हम जुड़े हुए हैं ना अपनी कौमी टीम से, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। अच्छा, कौम को तकलीफ ये नहीं होती कि कहाँ कौन हार गया कौन जीत गया, इतना सेंसिटिवली नहीं लेते, लेकिन पाक भारत टाकरे को जो है वो बड़ा पब्लिक सेंसिटिवली लेती है और बाय हार्ट लेती है, और वहाँ कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं ना आवाम का। ये चीज़ साबित करती है
कि पूरी कौम एक पेज पे है, पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ डटी हुई है। ये रद्द अमल जो है नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ये रद्द अमल बहुत पॉजिटिव है। मेरा दिल खुश होता है ये देख के कि यार वाकई ये कौम जो है ना एक ऐसे मुल्क के लिए जो है वो हार कबूल करती ही नहीं है। उस मुल्क ने कभी भला चाहा नहीं है पाकिस्तान का। तो ये कौम एक पेज पे है। मैं कहता हूँ ये जितना इनके ऊपर तनकीद करें, जितना इनके ऊपर शोर करें, जितनी लानतें दें, जितनी मलामतें करें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे लिए टीम बन के उतरे, हमारी तरफ से उतरे, पाकिस्तान के लिए खेलने गए। तो एक कौम जो है एक जंग का कॉन्सेप्ट लेती है, इसको खेल में नहीं लेती। कौम इस भारत पाक टाकरे को जो है वो जंग खेल में नहीं लेती। वो कौम का दूसरा नफ्सियाती असर हो रहा होता है कि यहाँ जीतना है, वहां ये इतनी प्यारी कौम है, पूरी दुनिया में जुआ हो रहा होता है। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम कहती है कि हार जाए या जीत जाए, जुआरी भी पाकिस्तान पे जुआ लगा के बैठा होता है। तो बड़े दुख की बात है कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है उनके उस चीज को नहीं समझे और वो मेहनत ना कर सके या कोई ऐसा ड्रॉबैक आ जाए। देखें, खेल में हार जीत होती है, हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम का हारना इंडिया से खास तौर पे कौम पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोस का मुकाम बन जाता है। ये दुख की एक घड़ी होती है। आप यकीन करें, लोग मतलब बड़ों की तो मैं बात नहीं कर रहा, बच्चे बाकायदा मैंने देखा है कि वो बाकायदा तौर पर खवातीन तो रो रही सर, रद्द-ए-अमल देते, बच्चे रद्द-ए-अमल देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, अपने घर में गुस्सा दिखा रहे होते हैं, गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं। मतलब इस मामले में कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं है। कंप्रोमाइज इस मामले में है ही नहीं। हाँ, किसी और जगह ही हारते हैं, मैंने देखा, कोई इतना शोर शराबा नहीं होता। लेकिन ये सेंसिटिव पॉइंट है पाकिस्तानी कौम का कि आप दुश्मन से नहीं हारो, दुश्मन से नहीं, दुश्मन के मामले में पाकिस्तानी कौम किसी से भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आप देख लें, अभी जो एक सियासी पार्टी की तबाही आ रही है, वो क्यों आ रही है कि दुश्मन के मामले में कौम के मुहाफिजों को तरजीह देनी चाहिए ना। कौम के मुहाफिजों पे आप उंगली उठाओगे, आपका वोटर टूट जाएगा, आपकी कौम वहां से हट जाएगी, वो लीडर को छोड़ देगी, ठीक है, आ जाएगी। चले मैं एक कॉल ले लेता हूँ शाह साहब, एक कॉल ले लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अजीज अवान साहब ने। आप एक्समेन सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर है, खुश आमदीद कहेंगे सर अजीज अवान साहब शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अवन साहब, एक फायरवॉल एप्लीकेशन है जिससे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, जो नफरत अंगेज मवाद है उसकी रोकथाम होगी। क्या ये सूदमंद साबित होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल सूदमंद साबित होगा, इसलिए कि जितना इनको बेलगाम छोड़ दिया गया है और जिस तरह ये अदारों की और कौमी सलामती के अदारों की और अफवाज पाकिस्तान की और सिपा सलार की उस पर तजलील करते हैं, तो क्या इनको रोकना नहीं चाहिए? और इससे इंशाल्लाह ये रोकेंगे और एक बेहतर नतीजा आपके सामने आएंगे। तो जो भी हैंडलर्स हैं, जो वो ऐसे अकाउंट जो कि मुल्क में अफरा तफरी और नफरत की सियासत को फ़रोग दे रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हसास इदारों की वो कर रहे हैं, ये कहें कि उनकी सरजनिश कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा और फिर अवाम के सामने पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। उनके लिए देखिए ना, हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं, जुर्माने मुकर्रर कर दी गए हैं, सजा मुकर्रर कर दी गई है। तो अगर वो इस तरह के कोई मामला करेंगे तो यकीनन उनको अवाम के सामने पेश होकर इसका जो चीजें हैं वो पब्लिक देखेगी कि ये वाकई गलत चीजें जो है गलत सिमत की तरफ लेके जा रहे थे और ये मुल्क के खिलाफ उन साजिशी लोगों के साथ शामिल थे जो इस मुल्क में अफरातफरी चाहते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा अवान साहब, वफाकी हुकूमत बजट ला रही है, अवाम दोस्त बजट इसको कहा जा रहा है, आप कितने पुरुमीद हैं इस बजट से? देखिए, मैं पुरुमीद हूँ कि ये बजट जो है बहुत सारा अवाम की फेवर में आएगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं लोग उनके ज़हन में ये बात है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त एक मुश्किलात से महंगाई की जो है ना एक चक्की से पिस रही है। तो जहां तक वो तक रिलीफ देंगे, लेकिन हमारे ऊपर आपको पता है IMF की भी जो शराइत हैं वो भी हैं, फिर और भी बेशुमार मामला हैं जो हमने देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश की ज्यादा से ज्यादा अवाम को रिलीफ मिले और मिलना चाहिए भी, लेकिन अभी इस तरह से हम नहीं रिलीफ दे सकते जिस तरह से एक रात माशरे में हुकूमतें अपनी अवाम को रिलीफ देती हैं। अभी हम वो जो बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने के बाद ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है
वो एक अच्छा पाकिस्तानी आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, बिजनेसमैनों के लिए भी, काश्तकारों के भी ऐसी चीजें हुकूमत लेके आ रही है कि जो अच्छा साबित होगा। अवान साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी होती है, और अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो मुल्क की मईशत भी ठीक होगी, मुल्क में वो कहते हैं ना सुकून होगा। लेकिन ये क्या है कि हर दौर में हमने देखा है कि सड़कें ब्लॉक, एहतजाज, धरने, इससे हमारी जान, इस मुल्क की जान कब छूटेगी? मेरा ख्याल है कि छूट जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये बात बड़ी खुशाइन है कि आज पीटीआई के चेयरमैन जो है उन्होंने बानी पीटीआई का ये बयान आवाम तक पहुंचाया है कि बानी पीटीआई इस बात पे तैयार हो गया है कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो हम भी एक अरसे से यही कह रहे थे कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है, तो अगर वो मुज़ाकरात की तरफ आ गया तो ये खुशाइन बात है। तो ये जो बानी पीटीआई की जो स्टेटमेंट है, इसके बाद इसका मतलब ये है कि ईद के बाद कोई तहरीक नहीं होगी और हुकूमत के साथ टेबल टॉक होगी। ये तो उनका अपना फैसला है कि वो इस पे क्या करते हैं और क्या आगे जाके रद्द अमल देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है इस तरह की तहरीकें, और खासकर इस वक्त जबकि हम बहुत बड़े मासी कुरैशे से गुजर रहे हैं। तो जो बात उन्होंने मुस्बत की है, मेरा हमें उसकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने आज कहा है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने चाहिए, रियली अप्रिशिएट। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, अजीज अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, बड़ा खुशाइन है और होना चाहिए। इस किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी अहम होती है मुल्क के लिए कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस यकजा हो जाएं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। So nice, thank you very much. सर, क्या ये जो बानी पीटीआई ने, अब वो कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा करके, कि वो कह रहे हैं हम सियासी लोगों से बात करेंगे, इससे कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, अफरा तफरी खत्म होगी, मायूसी खत्म होगी? और क्या इंपॉर्टेंट ये है, बानी पीटीआई इस स्टेटमेंट पे कामयाब रहेंगे क्या, या फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे नहीं 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 जी मैं वापस हो गया, यू टर्न ले लिया? हाँ देखिए, वो तो उम्मीद की जा सकती है, बिकॉज यू टर्न तो बड़े लिए हैं और आइंदा भी कोई पता नहीं है। सियासत में बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं और अपनी पार्लियामेंट से निकल गए, फिर असम्बलियां तोड़ दी, और फिर ये 9 मई वाला मसला। तो ये अपने पाँव पे बखुदा खुद को लाड़ी मारने वाली बात है एक पार्टी को। और फिर चूं चूं का मुरब्बा जहां जहां से जो बंदे आए लगाते गए, उनके गले में स्कार्फ डाला और साथ मिलाया, ना देखा कौन है किधर है। फिर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को गलत इस्तेमाल किया, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी एरोड किया। फिर जब वो पीछे हटे तो उनको बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी। ये रिकॉर्ड तो बड़ा दर्दनाक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि अभी अगर उसने अनाउंस किया है कि करूंगा तो ये अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन अगर इतनी सियासी बलूगत होती तो अभी तक जो 4-5 साल जाया किए हैं वो ना करते। और ये जब डायलॉग में भी बैठेंगे तो अगर इनका एटीट्यूड गिव एंड टेक वाला या सियासतदान वाला ना हुआ या मुदब्बर वाला ना हुआ, सिर्फ हठधर्मी वाला हुआ, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज फिर डेडलॉक होगा और ये वो कहेगा मेरे केसेस जो है ना आप खत्म करें। तो वो नून ने या पीपीपी ने या किसी सियासतदान ने तो नहीं खत्म करने, वो तो खत्म होने हैं अदालतों के अंदर से, जैसे मियां साहब के हुए हैं। और नंबर 2 ये है कि जो 9 मई के लोग हैं उनके केसेस हैं वो भी अदालतों के आगे हैं, जिनके जो जराइम है वो हो। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो ये अगर बात करे ना करे, लेकिन उनके ऊपर सियासी मुकदमात नहीं बनने चाहिए। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हर बंदे ने अल्लाह ताला को जान देनी है और हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। लेकिन एटीट्यूड में मुस्बत तब्दीली आएगी। अभी तक तो कह रहे एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो भी एक बड़ा गलतान था। और अभी अगर सियासतदानों से कहते तो अच्छी बात है। और फिर दूसरा ये है कि चिकजई को अगर इंचार्ज बनाया है तो दैट अगेन इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। मियां साहब से भी जाती ताल्लुक है, जरदारी साहब से भी अच्छे हैं उसके ताल्लुक, फजलुर रहमान साहब को भी इन्वॉल्व करो, बैठ के मुल्क को हल निकाल के आगे चले। इंडिया किधर से किधर जा रहा है, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर आपकी जनरल साहब बेस्ट करनी चाहिए। जनरल साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बड़ा मासूमाना सवाल है, मुमकिन है कि कौम की इस पर रहनुमाई हो जाए।
आपको याद होगा जब पीटीआई की हुकूमत थी, एक टाइम ऐसा भी आया था कि सदारत की बातें, सदारती निज़ाम आएगा, पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। फिर उसकी निशानदेही आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत ने भी एक निजी टीवी शो में की थी। आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं कि बानी पीटीआई उस वक्त पार्लियामान को क्रॉस करके सदारती निज़ाम नाफिज करने वाले थे? लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ही कुड डू, बिकॉज देखें उनकी पीटीआई की जो हुकूमत है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, ये कभी भी मेजॉरिटी में नहीं थे। आज भी इनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, जिसमें आप सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बना सकते हैं, वो नहीं है। तो वो ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो कर नहीं सकते थे जब तक कि ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सब पार्टियां एग्री ना करें। तो एक आइडिया उन्होंने शायद दिया उस वक्त के वो निज़ाम हो तो उसकी है, लेकिन उस निज़ाम के प्रोज एंड कॉन्स हैं। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरियत है, एक फेडरेशन है जिसमें 4-5 सूबे हैं, हर सूबा अपनी जबान बोलता है, कल्चर अपने अपने हैं, हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये भी कहूंगा कि ये जमहूरी निज़ाम भी जो है ये भी पूरी दुनिया के अंदर भी फेल होता जा रहा है। ये जमहूरी निज़ाम जिसको हम कहते हैं ना, मैं आज भी डॉन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि मतलब है ऑटोक्रेसी टेक ओवर कर रही है। अमेरिका के अंदर ट्रंप ने ऑटोक्रेसी की, पुतिन ने रशिया के अंदर की, चाइना में ऑटोक्रेसी है, और जिन मुल्कों में जमहूरियत थी भी 2-4-3 इलेक्शन करा के इसके बाद ऑटोक्रेटिक, इधर इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल दंदनाते फिरे थे कि एयर कंडीशनर उतारूंगा तो मैं देखूंगा, तो मैं तोड़ूंगा तो मारूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ये जमहूरियत का रूह तो नहीं है ना। तो इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर आप देखें, सोमालिया के अंदर देखें, आते जाते इजिप्ट के अंदर देखें, तो हमारे इस निज़ाम में कबाते हैं, लेकिन मिलजुल के इनको सोचना चाहिए और कौम को लीड करना चाहिए और आगे निकालना चाहिए। निज़ाम सारे ठीक होते हैं, बंदे ठीक हो, गवर्नेंस बेहतर हो, एटीट्यूड आपका ठीक हो और खुदा खौफी हो, दयानतदार लोग हो, विजनरी हो, काम करे तो चल सकता है। एक लास्ट मेरा आपसे सवाल, वफाकी हुकूमत बजट पे तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रही है, ये बजट पिछले साल की तरह, पिछली हुकूमतों की तरह होगा, या कि कोई इनकलाबी बजट, अवाम दोस्त बजट, या कि वाकई जो पाकिस्तान का एक मुतवसत तबका है, जो मुज़फ़्फ़राती कॉलोनीज़ में रहता है, जो एक आम आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, उसको सुख चैन का सुकून मिलेगा? देखिए बेटा, हालात जो है ना ऐसे हैं जहां आप मुआशी मुश्किलात में हैं। हुकूमत जो सियासी हुकूमत होती है हर मुमकिन पब्लिक की मदद चाहती है, हर मुमकिन लोगों को खुश करते हैं, बिकॉज इन्हीं से उन्होंने वोट लेके हुकूमत में आना होता है और वो अवामी फलाई काम ही करते हैं। तो इसलिए विद इन द रिसोर्सेज जो कुछ इनके पास हैं, ये पूरी एफर्ट करेंगे कि कम से कम बोझ पब्लिक पे डाला जाए, रेवेन्यू कलेक्शन बेटर हो, चोरी चकारी को रोकें, इंपोर्ट को थोड़ा कम करें, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। मतलब ये करेंगे, ये मैं नहीं कहता कि को कड़ाकेदार बड़ी उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, लेकिन आई होप एंड प्रे कि ये लोगों का ख्याल रखेंगे और लोगों की खसूसन पेंशनें जो ओल्ड वेटरन्स हैं 1971 वार के 65 की जंग के, जिनकी तनख्वाह 17,000, 18,000 और 15,000 हैं, उनकी कम से कम 35,000 मैंने रिकमेंड की है कि होनी चाहिए। और पेंशनों में इजाफा करें, जो हम जैसे सीनियर लोग हैं उनकी ना करें ज्यादा, लेकिन नीचे पीछे जो है 25% करें। फिर थोड़े और जो बाद में आए हैं लोग, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो आपने रिकमेंडेशन दी है 35,000 की, तो उसको कितना मलूज़े खातिर लाया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह करे लाया जाए। मतलब मेरा मतलब ये तो अभी वजीर खजाना और हुकूमत ने देखना है ना कि क्या करना है। आप कितने पुरुमीद हैं? जी आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो जरूर कुछ रिलैक्सेशन देंगे इनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। जनरल रिटायर अब्दुल करीम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शाह साहब आप आ जाते हैं, हमारा वो जो लास्ट टॉपिक था ये फायरवॉल, क्या इससे ये जो जहर आलूद मवाद जो कि 70 से लेकर आज तक हर मुल्क में उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन फिर उसके कैप्शन लगाना, उसको सुर्खी पाउडर लगाना, अच्छी अच्छी टैगिंग करना, नीचे से गाने चलाना और अपने ही इदारों की तौहीन करना, ये रुक पाएगा?
देखें, आपने अभी बड़ा खुद ही जवाब दिया कि ये जो नुकसानदेह काम हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह, हमारे मुल्क के सलामती के लिए, इदारों के लिए और आवाम के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह ये कि आवाम के जहनों में ये इंतशार पैदा कर रहे हैं। तो ये जो फायर वॉल का मकसद है वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम, जो हमारी पढ़ी लिखी कौम है माशाल्लाह, हमारे शहरी जो हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को और मिसयूज़ नहीं हो रहा। ये बहुत छोटा सा एक टोला है जो ओवरसीज़ से बैठ के काम कर रहा है और वहाँ से ये कहते हैं ना जहनी बिगाड़ पैदा कर रहा है लोगों के जहनों के अंदर। तो ये हमारे लोग समझते हैं इस चीज़ को और हमारे लोग ये भी जानते हैं कि फायर वॉल जो है, फायर वॉल सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो अब आ रही है। फायर वॉल का मामला जो है वो कई ममालिक में काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। सऊदी अरब आपके जो उनका अपना जो मीडिया है, वो जो सेटेलाइट चैनल्स हैं, उनको भी अंडर कंट्रोल लेके चलता है। चीन में फायर वॉल एक्टिव है, अमेरिका में है, ब्रिटिश में है, दीगर ममालिक में, तुर्की में इवन फायर वॉल चल रही है, वहाँ पे भी चल रही है। ये एक पार्ट है, टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो हमारे पास नहीं था। अच्छी बात है। मैं जो अभी ये जो दौरा रहा है इसका ना, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ गए थे जो चीन, और मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ ये जो है अप्रूवल में आई है और ये अब एक्टिव भी हो रही है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। इससे आपको फ़ायदा क्या है? बानी पीटीआई का इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो जितने अकाबरीन उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे मुल्क में, वो समझ गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं सियासी पार्टियों से बात करूंगा। तो क्या सियासी पार्टियां उनसे बात करेंगी? देखें साजिद, वो जो बात कर रहे हैं कि मैं अब बात करूंगा, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ काजी ईसा फाइज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा कि जी मैं चीफ जस्टिस साहब के कहने पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी मुज़ाकराती टीम को जो पॉइंट्स बना के दिए हैं उसमें मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि सियासी लोग वक्ती तौर पे बैठ जाएंगे, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई ने ना कोई हतमी तौर पे अपने आप को मामलात से जमहूरियत का हिस्सा बनने में डाला है। मैं समझता हूँ उन्होंने जो पॉइंट्स बना के दिए, जो शराइत रखी हैं, वो मुमकिन ही नहीं है कि वो ऊँट किसी करवट बैठे। मैं उसको किसी करवट बैठता नहीं देख रहा। ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जो कि वहाँ से बैठ के उन्होंने एक कार्ड और खेल दिया मेरे हिसाब से। जेल से बैठ के एक नया कार्ड, जैसे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया था, अब ये एक नया कार्ड खेल दिया कि मैंने जी चीफ जस्टिस साहब की बात मान ली, लेकिन जो मेरे डिमांड्स हैं वो मेरी यही हैं। तो अभी आपने जिन मोहतरम को हमारे लाइन पे लिया हुआ था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि भाई सियासी केसेस नहीं बनने चाहिए। तो उन्होंने अपने एतबार में तो सियासी केसेस बनाए थे जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं और कोई फायदा नहीं हुआ उन सियासी केसेस का। तो आज भी नहीं बनने चाहिए। ये इंतकामी सियासत की तो रविश खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में से, ताकि लोगों के मसाइल हल हों, अवामी मसाइल हल हों। ये आपस की कुश्ती के अंदर जो हो रही होती है, आवाम पिस रही होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये मसाइल हल होने चाहिए और वाकई में ये इंतकामी सियासत जो है इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। तो ये जो अगर वाकई अगर ये मुखलिस हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें जो है वो कहते हैं ना कि बिना किसी शर्त के गैर मशरूत तौर पे सरेंडर करके ये बैठना चाहिए कि जी हाँ ठीक है। देखिए, सियासी आदमी सियासी पार्टियों से या एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी नहीं मांगता, इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता। मैं बात बड़ी सीधी कर रहा हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ISPR की, वो भी आपने सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। इनका काम है आवाम में जाएं, आवाम से माफ़ी मांगें कि हमारी एक गलती की वजह से तकलीफ घर घर में पहुंच गई और जो ख़वातीन, बच्चे, जो भी लोग मुतासर हुए हैं, जाहिर है वो एज पर इंस्ट्रक्शंस हुए हैं। सियासी पार्टी की क़यादत की कहीं से हिदायत थी तो वो निकले थे। तो उनसे माफ़ी मांगे, उनके घरों में जाके माफ़ियाँ मांगे और बैठ के मीडिया के ऊपर बजाय इंतशार फैलाने के, मीडिया पे बात सीधी की जाए कि जी अकल पे पत्थर पड़ गए थे और ये गलत स्टेप ले लिया, सियासी स्टेप गलत था। एक्सेप्ट करें। पब्लिक ने अगर इनको कह दिया, पब्लिक साथ है, नजर आ रही है सोशल मीडिया की हद तक। वैसे तो मुझे नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पे तो बड़ी बमबारी हो रही है ना। सही है। तो वो बमबारी फिर पॉजिटिव ले आए कि भाई ये हो गया, अब हम सही तरीके से इस तरह मुल्क की धारे के साथ चलेंगे और हम काम करेंगे, सियासत करेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे और दोबारा से हुकूमत में आके फिर हम अवामी मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। तो बात यह है कि देखें, गलती को तस्लीम कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर जब आप आवाम से कर चुके होंगे तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपसे इंतकाम लेंगे या नहीं लेंगे, ये उनका मसला है। वो आपको दरगुजर कर दें, वो आपको ख़त्म कर दें कि यार रहने दीजिए, आप ठीक है, आप दोबारा
एक जो कौमी धारे में शामिल होकर काम करना शुरू कर दे। अभी तो आपका सोशल मीडिया जिस तरफ आपको लेके जा रहा है, मैं तो समझता हूं कि वो मुस्तकिल तौर पे आपको बंद कराने पे लगा हुआ है, आपकी सियासत बंद कराने पे लगा, सियासी तदफीन हो जाएगी। ये शख्सी तदफीन नहीं होगी, सियासी तदफीन हो जाएगी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रहा है। और फिर वो बात आ नहीं रहे ना, वो दुनिया को हंसने का मौका दे रहे, वो लोगों में कंफ्यूजन फैला रहे। उन्होंने तो पूरा हैंगर बनाया हुआ, एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ जो कि मुस्तकिल बुनियाद पे हरदा सराई करता रहता। तो हरदा सराई आप कर किसकी रहे हो ये तो देख लो, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी दूसरे को नहीं पहुंचा रहे हो। ठीक है, असल कहानी अगर आप जो है वो देखते हैं, जो भी इंतशारी टोला लिखता है उसके पीछे कहीं ना कहीं से 50 झूठ नजर आ रहे होते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ कि आपने अगर ये सब काम नहीं करने थे और ये मामलात आपने इस तरफ लेके नहीं जाना था, ये लोगों के लिए जो जेल और कुबत खानों की सोबतें सह रहे हैं, आपके सियासी लीडर हैं, मुकामी लीडर हैं, कारकुनान हैं, आप उनको उस तरफ लेके क्यों चले गए यार? आप ना लेके जाते ना, उनके घरों में तकलीफ हो। मैं एक फोन कॉल पे हमें चेयरमैन साहब ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ये जो सर बजट और वफाकी हुकूमत ला रही है, आपकी एफर्ट किसी से ढकी छुपी नहीं है। एमएनएसटी की भी ख्वाहिश है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आपको कोई इस तरह का रिवॉर्ड चाहिए? ये मैं समझता हूँ कि पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब भी एक एमएनएसटी जो लाई गई थी, उसको भी हमारे सर पे उसका ताज पहनाने की लोगों ने कोशिश की थी। और वो जो एमएनएसटी लाई गई थी वो भी हमें ये कन्विंस किया गया था कि आप इस सेक्टर में पैसे को आने दें, लोकल इंडस्ट्री चलेगी, रिवाइवल होगी इकोनॉमी। तो उस बात पे हमने एग्री किया था, वरना हमारा हर मेंबर टैक्स पेयर है और हमारे पास ब्लैक पैसे ना पहले थे ना हमें, पहली बात। और आज अगर कोई ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा हशर हुआ ना, जो इस सेक्टर का हशर हुआ, 2 साल आपने देख लिए कि क्या हाल हुआ। दुबई में लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानी ने पैसा अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ भेजना छोड़ दिया। ये हशर उन पॉलिसीज की वजह से हुआ और उन लोगों की वजह से हुआ जो ये इतराफ में बैठ के ये जो माइंड सेट है, मशवरे दे रहे हैं लोगों को, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये सेक्टर है क्या, और वो समझ नहीं रहा कि लोकल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन है वो इस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है। लोकल इंडस्ट्री की जॉब का जो प्रोटेक्शन है वो हमारे सेक्टर से है। बहुत सिंपल सी मुराद है कि पाइप बनेगा ही नहीं अगर मैं लगाऊंगा नहीं तो आप सोचें कि जब तामीरात ही नहीं होंगी तो पाइप लगेगा नहीं तो बनेगा नहीं। तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को आप हिट करने जा रहे हैं, आप मशावरत के लिए तैयार नहीं है। आपके इतराफ में जो लोग हैं वो समझना उनको ना उनके बस में है ना वो समझ सकते हैं। वो रात को जो है कोई गूगल्स पे जाके या किसी आर्टिकल को देख के वो आके राय देते हैं, वो उस सेक्टर से मुतालिक नहीं है। ये हमारा डोमाइन है और जब भी कोई बात की जाए हमारे सेक्टर के हवाले से तो हमने पहले भी ये कहा कि आप कोई भी बात करें, अगर आपको मुस्तनद आपको उसका जवाब चाहिए तो आपको एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आसिफ समसम साहब, आप बरमला लाइव शो में सैटेलाइट न्यूज चैनल पे ये ऐलान कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कोई भी साहब उठकर जो मौकिफ दें वो काबिल कबूल नहीं होगा सिवाय एसोसिएशन। जब मेरा सेक्टर नहीं है, हमारा अगर नुमाइंदा नहीं है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का या आबाद खुद नहीं है तो मैं समझता हूँ उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप लोग कंडेम करें, लिस्ट जारी करें कि ये लोग हैं जो मीडिया टॉक के अहल हैं। नहीं देखें, हम तो आबाद का, हमारे जो भी लोग हैं वो आबाद का पूरा मीडिया सेल है। जब ये तमाम जो हमारे जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको काफी हद तक इन चीजों का पता है, लेकिन होता यह है कि हुकूमती सतह पे जब आप इग्नोर करेंगे किसी एक बंदे की खुशामद के लिए या किसी एक बंदे की नौकरी बचाने के लिए, वो आपको ये आके प्रेजेंट करे कि वो बहुत बड़ा चैंपियन है सेक्टर का और जो वो कह रहा है वो ठीक है, तो ये जो पूरा पाकिस्तान है, ये जो हमारा हशर हुआ, ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि 11 अरब की आपको दुबई लीक्स निकल आई, 11 अरब की और निकलेगी जब 2024 तक जाएंगे, क्योंकि ये तो 2022 का डेटा है। तो आप मुसलसल अपना रेवेन्यू जो फॉरेन एक्सचेंज था
लोग यहाँ से मेरे सेक्टर से 60% से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स थे वो छोड़ के जा चुके हैं हमारा सेक्टर जिस हाल में। तो आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे, ठीक है, इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं ठीक होता, है। इन्वेस्टर तो कहीं और आसिफ, चले जाएगा, लेकिन आसिफ, आप पाकिस्तान का नुकसान कर ठीक है चेयरमैन साहब, 2 हफ्ते पहले हमने आपको लाइन पे लिया था, आपसे कीमती टाइम लिया था, आपने हमारे सवाल पर जिक्र किया था शरह सूद में कमी होनी चाहिए। तो क्या आप मुतमईन नहीं है कि आपने एक आवाज उठाई, आपने शरह सूद में कमी की डिमांड की, रिक्वेस्ट की हुकूमत से, और सिला मिलना शुरू हो गया, शरह सूद में कमी होना शुरू हो गई है? देखिए बहुत अच्छी बात है, आज इन्होंने 1.5% यानी 2 दिन पहले इसको कम किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उम्मीद थी कि ये 2 स्टेप में एक बार 3% करेंगे, एक बार 4% करेंगे। तो वो जो 3% का टाइम था वो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले का था, और इस बार फिर इसको टोटल ऑल टुगेदर 7% पे लाना था, वो नहीं आया। लेकिन मैं देखे इस बात पे कोई बात अच्छी हो उसको आप अप्रिशिएट करें, चले वो कम की तरफ आना तो शुरू हुए, Yes, अच्छी exactly. बात है, अच्छा साइन है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम हुकूमत से कहेंगे कि और इसको कम करेंगे। तो बाकी देखिए मैं तो हमेशा पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके 18 सेक्टर चलना शुरू हो जाए, तो इसको जितना आप मिनिमाइज करेंगे इतनी आपकी जो है वो आप विनिंग पोजीशन में आएंगे, आप IMF के साथ बात करने में भी स्ट्रांग होंगे, आपकी जब इकोनॉमी चल रही होगी। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि IT सेक्टर में आप 20 साल लेट हो गए, आपने उस वक्त भी यही कहा कि टैक्स डालो और लोगों को जाने नहीं दिया। आज आपको एहसास हुआ कि आपने बड़ी गलती की, तो आपको फिर आगे जाके कहीं ये एहसास ना हो कि इस रियल एस्टेट सेक्टर को आप मुसलसल आप उसको जो है धकेल रहे हैं, और पता नहीं कौन सा वो माइंडसेट है जो मिसगाइड कर रहा है हुकूमत को भी, FBR को भी मिसगाइड कर रहा है कि ये काम चलेगा तो सारी चीजें ठीक चलेंगी। ये काम अगर बंद हो गया तो आपको अगर ये लग रहा है कि इस काम के बंद हो जाने से दूध की और शहद की नहरें बहेंगी, तो ठीक है, चले हम भी देखते हैं दूध की नहरें कहाँ से चलती है, शहद की नहरें कहाँ से चलती है। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि 1000 गज पे 800 मिलियन का जो है वो मटेरियल कंज्यूम करने वाला ये सेक्टर, आप सोचे पूरे पाकिस्तान में खरबों रुपए की लोकल इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट खरीदता है। अगर आप उसको बंद कराने जा रहे हैं तो आप उनको नहीं बंद कराने जा रहे, आप लोकल इंडस्ट्री को और उससे जुड़ी हुई मिलियंस ऑफ जॉब को आप बंद कराने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आसिफ समसम चेयरमैन आबाद ने अपना मौक़िफ़ दिया। शाह साहब लास्ट में, सहाफ़ी सुतून है पाकिस्तान का, जर्नलिज्म, सहाफ़त, ये जाली सहाफ़ी कौन से होते हैं? देखें, मैं कहता हूँ इस सिलसिले में कि अगर हम चौथा सुतून हैं तो चौथे सुतून का मतलब ये होता है कि चौथा सुतून वो कहलाता है कि जिसके ऊपर 3 सुतून डिपेंड कर रहे होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंस है इस जुमले की, चौथा सुतून। तो जब हम इसका हिस्सा बनते हैं ना साजिद, तो हमें अपने फ़राइज़ और अपना हक भी चौथा सुतून वाला करना चाहिए। सही। जब हम उससे हट के हरकत करें और हम बजाय 3 सुतूनों के साथ मजबूती से खड़े होके आवाम की आंखों और कान बनने की कोशिश करें कि उनकी आंख और कान हम है, ठीक है, वो अपना फ़र्ज हम हट जाते हैं उससे, और उससे हटने के बाद हम ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी या लोगों को तंग करना, जैसे कि अभी ये पीका एक्ट के मामले में शोर शराबा हुआ था, फिर अभी जो है वो आपने देखा होगा कि डैमरेजेस सूट फाइल करने के लिए जो बाकायदा उसको लीगल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक नौबत आई क्यों जो ये करना पड़ रहा है। तो जो भी इस फील्ड में लोग हैं, चाहे वो मेरी तरह तालिब इल्म हैं, चाहे वो उस्तादों में से हैं, चाहे वो बहुत बड़े सीनियर्स हैं, मैं तो सबके लिए यही कहता हूँ कि हम सब एक पेज पे मुल्क की खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, अपने फ़र्ज को हम ये समझ के अदा करें कि हम चौथा सुतून है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।